चाइना की एक बड़ी ऑटोमेकर BYD ने $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया ईवी सेक्टर में, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने BYD के इस ऑफर को ब्लॉक कर दिया। ऐसा क्यों किया इंडियन गवर्नमेंट ने? हमारी पॉलिसी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा FDI को इंडिया में लाए ताकि इंडिया भी एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन सके। लेकिन हम चाइना की इतने बड़े ऑफर को ब्लॉक कर रहे हैं। सिर्फ BYD नहीं, ऐसे 54 चाइनीज कंपनियां इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल का इंतजार कर रही हैं ताकि ये इंडिया में अपने बिजनेस को कर पाएं। और इन कंपनियों को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में इनको कोई अप्रूवल मिलने भी वाला है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना क्यों इतना एफर्ट कर रहा है इंडियन मार्केट का एक्सेस पाने के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट की वो कौन सी पॉलिसी है जिससे चाइना बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ है, और इस पॉलिसी चेंज के लिए वो कौन सा थ्रेट सामने आया जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। इसके मेन रीजन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप करंट अफेयर को फॉलो करते होंगे तो आपने ये न्यूज सुनी होगी। BYD जो एक चाइना की ऑटोमेकर है, इन्होंने इंडिया में एंट्री का ऐलान किया था विद $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। इनको पूरा विश्वास था कि $1 बिलियन के अमाउंट को इंडियन गवर्नमेंट मना नहीं करेगी, लेकिन इनके सारे प्लान धरे के धरे रह गए जब इंडियन गवर्नमेंट ने इनको एंट्री देने से इनकार कर दिया। अब ये एक बड़ी खबर बनी पूरी दुनिया में। ग्लोबल मीडिया ने इसके बारे में लिखा क्योंकि BYD कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये चाइना की सबसे बड़ी ऑटो ब्रांड है। आज के टाइम इनका एम है EV के फील्ड में लीडर बनना, यानी टेस्ला को बीट करना, और ये बन भी रहे हैं लीडर। टेस्ला जैसे ब्रांड को बीट करना आसान काम नहीं है, लेकिन BYD ने चाइना में ये करके दिखाया है। इन्होंने टेस्ला को बीट किया है EV सेल के मामले में। टेस्ला जो दुनिया की सबसे इनोवेटिव ऑटोमेकर कंपनी मानी जाती है। टेस्ला के बारे में ये बोला जाता है कि इनके कार्स में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। फिर भी चाइना में ये कंपनी स्ट्रगल कर रही है BYD के अगेंस्ट। अगर आपकी कंपनी दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी को बीट करे तो आपका कॉन्फिडेंस तो एकदम हाई लेवल पे होगा। सेम चीज BYD के साथ भी थी। इनको पूरा भरोसा था कि ये इंडिया में आएंगे और 40% मार्केट कैप्चर कर लेंगे 2030 तक। ये था इनका विजन। इंडिया एक बड़ी कार मार्केट है और उसमें से 40% BYD कैप्चर करने वाला था 2030 तक। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि इनका कितना बड़ा प्लान था इंडिया के लिए। जो इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया है BYD के इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करने का, उससे जितना खुशी इंडियन को हुई, जो इंडियन इसके पीछे का रीजन समझते हैं उनको पता होगा, उससे ज्यादा खुश टेस्ला के एलोन मस्क हुए होंगे। इनके लिए एक बड़ा कंपटीटर हट चुका है इंडियन मार्केट से। हालांकि अभी टेस्ला की भी इंडिया में एंट्री नहीं हुई है, फिर भी टेस्ला अपना फ्यूचर सिक्योर होते हुए देख रहा है। टेस्ला नहीं चाहती कि जिस तरह से BYD ने चाइना में टेस्ला को बीट किया है, उसी तरह ये लोग इंडिया में भी करें और इनके मार्केट शेयर को भी कैप्चर करें। और ऐसा नहीं है कि BYD इकलौती चाइनीज ब्रांड है जिसको ब्लॉक किया है इंडियन मार्केट में एंटर करने से। गवर्नमेंट का कहना है इनके पास 54 चाइनीज कंपनियों के रिक्वेस्ट पड़े हैं जिनको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। वैसे WTO को जिन जिन देशों ने साइन कर रखा है वो इस तरह से सीधा किसी भी देश को टारगेट नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ट्रेड के मामले में। बट यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने एक चालाकी दिखाई ताकि WTO के रूल्स का भी उल्लंघन न हो। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए अपनी FDI पॉलिसी में कुछ बदलाव किए। भारत की जो FDI पॉलिसी है, इसके अंडर पूरी दुनिया के लिए आसानी से एंट्री हो सकती है। यानी अगर आप अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होगा। कुछ बेसिक सी शर्तें होंगी, उनको मानने के बाद आप इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। बट 2020 में भारत सरकार ने इस पॉलिसी में कुछ बदलाव किए। इसमें ऐड किया गया कि जो भी कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, किसी स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहती हैं, तो उनको स्पेशल परमिशन लेनी होगी इंडियन गवर्नमेंट से। यानी वो सीधा डायरेक्ट इंडियन कंपनीज के साथ बात नहीं कर सकती। सबसे पहले उनको इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। अब मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया के साथ बॉर्डर कौन कौन से देश शेयर करते हैं और उनके हालात क्या हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार जैसे देश इंडिया में क्या ही इन्वेस्ट करेंगे। पाकिस्तान तो खुद लोन पे टिका हुआ है और बांग्लादेश भले ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन ये अभी बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ एक ही देश बचा है जिसके पास बहुत पैसा है और वो है चाइना। अब इंडिया ने इनडायरेक्ट वे में चाइना को टारगेट किया है। इस पॉलिसी चेंज के बाद चाइना की तरफ से रिएक्शन आया, जो कि सबको पता था कि आएगा। इनका यही था कि गलत है, इंडिया गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इंडिया ने आखिर ऐसा क्यों किया?
वेल इसके पीछे कुछ रीजन है जिसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक ऐसा रीजन है जिसको शायद ही किसी ने ज्यादा जाना होगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। वेल इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन तो बहुत पहले से चल रही थी। इंडिया ने चाइना के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन जो चाइना की कोर पॉलिसी है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। चाइना का अग्रेशन इंडिया के बॉर्डर पे बना रहा और इनके पाकिस्तान से भी अच्छे रिश्ते थे, इसीलिए इनको भारतीय लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। चाइना के इस अग्रेशन को देखते हुए इंडिया ने कुछ बड़े स्टेप भी उठाए, जैसे चाइनीज ऐप्स को बैन करना। इसके पीछे रीजन दिया गया साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। बट पेंडेमिक के बाद जो हुआ उससे इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज सामने आया था। ये चैलेंज था इंडिया के फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम पे चाइना का कंट्रोल, जो कि एक बड़ा डिजास्टर होता इंडियन इकोनॉमी के लिए। इंडिया ने सही टाइम पे स्टेप उठाया। आपको याद होगा कैसे धीरे धीरे चाइनीज इन्वेस्टर इंडियन स्टार्टअप में पैसा लगा रहे थे। जैक मा ने भी पेटीएम में एक बड़ा शेयर खरीदा था। उसके अलावा टेंसेंट भी फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करना चाहती थी। यहीं से ये बात उठने लगी कि चाइनीज कंपनियों के पास बहुत पैसा है, वो धीरे धीरे यह पैसा अब इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। चाइनीज इन्वेस्ट के ऊपर चिंताएं बढ़ने लगी। बट एक ऐसी न्यूज निकल के आई जिसने सरकार को हिला दिया। चाइना की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक HDFC में 0.8% शेयर खरीदा था, और ये बात किसी को नहीं पता थी, क्योंकि रूल्स के हिसाब से अगर किसी इंडिविजुअल या फिर कंपनी के पास 1% शेयर से कम हिस्सा है तो उसका नाम जरूरी नहीं है कि बताया जाए पब्लिक में या फिर सरकार को। बट अगर शेयर 1% से ज्यादा है तो आपको उस शेयर होल्डर के बारे में बताना होगा। पेंडेमिक का टाइम था और दुनिया भर के शेयर मार्केट डाउन जा रहे थे। इसी बीच ये खबर निकल के आती है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में 0.8% से अपने शेयर को 1.01% करने जा रही है। जब ये खबर निकल के सामने आई तो इसको एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट माना गया इंडियन इकोनॉमी के लिए। चाइना अब इंडिया की सबसे बड़ी बैंक को धीरे धीरे एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था। इसको एक हॉस्टाइल एक्विजिशन बोला गया, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम बहुत सी कंपनियों को लॉस हो रहा था और HDFC ने भी इसीलिए अपने शेयर को बेचने का फैसला लिया। चाइना ने इसी मजबूरी का फायदा उठाया। यही चीज चाइना यूरोप में भी करने वाला था, लेकिन उस टाइम वहां की सरकारें जागी और अपने इन्वेस्टमेंट कानून को और ज्यादा मजबूत किया। चाइना के इस स्टेप के बाद भारत सरकार तुरंत एक्शन में आई और अपने FDI कानून में मेजर बदलाव किए। अब WTO के रूल्स को देखते हुए हम सीधा चाइना के लिए एक रूल्स नहीं बना सकते थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला। इन्होंने रूल में ऐड किया कि जितने भी देश हैं जो इंडिया के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं उनको स्पेशल परमिशन लेनी होगी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। बिना इंडियन गवर्नमेंट के परमिशन के वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब सबको पता है कि जिन जिन देशों के साथ इंडिया अपनी बॉर्डर शेयर करता है उनमें सिर्फ चाइना ही है जो कैपेबल है दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए। वैसे आपने ये भी सुना होगा कि भारत के दिल्ली मेरठ RTS के कुछ सेक्शन को बिल्ड करने के लिए चाइनीज फर्म को चुना गया था और इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट देखने को मिला, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनियों को इस टेंडर में भाग लेने दिया। इसके पीछे एक वजह थी, भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया था इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। बट लोन की शर्तें थी, ये शर्तें थी चाइनीज कंपनियों को भी टेंडर प्रोसेस में भाग लेने दिया जाए, क्योंकि चाइना इन दोनों बैंक में पार्टनर है, इसीलिए इनको टेंडर प्रोसेस में भाग लेने दिया गया। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या इन दोनों बैंकों से लोन लेना जरूरी था या फिर किसी और बैंक से, किसी और फाइनेंशियल ग्रुप से लोन ले सकते थे जहां चाइना नहीं है। इसके अलावा इंडियन हाईवे के कंस्ट्रक्शन में भी चाइना इन्वेस्ट करना चाहता था, बट इस मूव को ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ कोई RTS वाली सिचुएशन नहीं थी। चाइनीज कंपनियां बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि चाइना में आज के टाइम कुछ ज्यादा ही विकास हो चुका है। इन 20 से 30 साल के डेवलपमेंट में चाइना ने बहुत ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं और इसी बीच चाइना में बहुत ही बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां बन चुकी हैं। जब आज के टाइम चाइना में अब उस तरह से इंफ्रा प्रोजेक्ट नहीं बन रहे हैं जैसे पहले बना करते थे, तो इन कंपनियों के पास काम नहीं है। इसीलिए चाइना इन कंपनियों को बचाने के लिए BRI जैसे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसी के अंडर चाइनीज कंपनियों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। अब आप इसका एक बड़ा एग्जांपल दे सकते हैं पाकिस्तान में CPEC के ऊपर काम चल रहा है जो कि पार्ट है BRI का, लेकिन वहाँ जो भी रेलवेज, ब्रिजेस, हाईवेज का निर्माण हो रहा है उनको चाइनीज कंपनियां ही बिल्ड कर रही हैं और चाइना से मजदूरों को भी लाया जा रहा है। बट इंडिया चाइना के इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहता।
भारत सरकार ने सही टाइम पे फैसला लिया चाइना के इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करने का, नहीं तो चाइना धीरे धीरे भारत के फाइनेंशियल सेक्टर और टेक सेक्टर पे अपना कंट्रोल जमा लेता। और इंडिया ये कभी नहीं चाहेगा कि चाइना जैसे देश के ऊपर हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट हो जाए। भारत के इसी स्टेप की वजह से पेटीएम से बाहर निकल गया एंट ग्रुप, जो जैक मा की कंपनी है। इन्होंने एक बड़ी रकम इन्वेस्ट की थी स्टार्टअप में। जो इंटरनेट कंपनियां थी चाइना की, उनको ब्लॉक करके इंडिया ने एक बड़ा झटका दिया है चाइना को। अगर भारत ऐसे स्टेप नहीं लेता तो चाइना जिस एग्रेशन के साथ इन्वेस्ट कर रहा था, उससे अगले 10 सालों में इंडियन इकोनॉमी में चाइना का एक मेजर स्टेक होता। इंडियन गवर्नमेंट अब धीरे धीरे चाइना से इंपोर्ट होने वाले गुड्स पे भी एक्शन ले रही है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे। अभी खबर आई कि जो चाइना से लैपटॉप और टैबलेट इंपोर्ट होते हैं, उनके ऊपर रोक लगेगी। तो ये एक मेजर स्टेप है अभी के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।